हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मेरी नंद मुझसे जलती है और मैं अपने बाकी ससुराल वालों के गुण गाते नहीं थकती थी कि वो कितने अच्छे हैं। मैं हर जगह उनकी तारीफ करती। अपनी नंद की मैंने कभी किसी के सामने बुराई नहीं की थी, लेकिन दिल ही दिल में मैं उस बात से हमेशा खौफ रहती थी कि वो मुझसे क्यों इतना जलती है, हालांकि उसे तो मुझसे भी ज्यादा ऐशो आराम मुयस्सर है। लेकिन ये बात मुझ पर बाद में खुली कि दरअसल जो मैं सोचती थी वो सच नहीं था, बल्कि सच तो कुछ और ही था। और जिस दिन मुझे सच का पता चला उस दिन मेरे रोंगटे सच में खड़े हो गए थे कि इंसान के कितने रूप होते हैं और हम किसी के साथ रहते हुए भी उसके असल रूप का अंदाजा कब तक नहीं कर सकते, जब तक कि वो इंसान खुद ना चाहे। और जब मेरे सामने मेरे ससुराल वालों की असलियत खुली तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं और किसके पास जाऊं, क्योंकि मैं तो सबके सामने अपने ससुराल की इतनी तारीफें कर चुकी थी कि अब अगर मैं उनकी असलियत किसी को बताती भी तो मुझे नहीं लगता था कि मेरे अपने घर वाले भी मेरी बातों का यकीन करेंगे, बल्कि वो तो मेरे ससुराल वालों की बातों का ही यकीन करेंगे। लेकिन यहां पर भी मेरी नंद ने ही मेरा साथ दिया और मुझे इस चुंगल से आजाद करवाया। मेरा नाम आसिया है और मेरा ताल्लुक पंजाब के एक बहुत अमीर घराने से है। मैं अपने माँ बाप की सबसे छोटी और लाडली औलाद थी। मुझसे बड़े मेरे 2 भाई और 2 बहनें थीं। सभी मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते और मुझ पर जान छिड़कते थे। मैंने जब इस दुनिया में आंख खोली तो मेरी पैदाइश की खुशी में मेरे घर वालों ने पूरे गांव में खूब मिठाइयां बांटी और गांव के तमाम लोगों में कपड़े तकसीम किए गए। आज तक जब भी मेरी पैदाइश का जिक्र होता है तो मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि तुम्हारी पैदाइश पर तो तुम्हारे घर वालों ने यूं जश्न मनाया था जैसे उनके यहाँ 5वीं औलाद नहीं बल्कि पहली नरीना औलाद पैदा हुई हो। ये सुनकर मुझे खुद पर अक्सर रश्क आता था, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे मेके में जितना मुझसे मोहब्बत के साथ पेश आया जाता है, मेरे ससुराल में मेरी किस्मत बिल्कुल ही इसके उलट होगी। और तब मुझे अपनी किस्मत पर रश्क नहीं आया करेगा, बल्कि मुझे अफसोस हुआ करेगा। हमारा ताल्लुक गांव से था, लेकिन गांव का सबसे अमीर घराना हमारा घराना ही तस्वुर किया जाता था। मेरे वालिद साहब गांव की पंचायत के सरपंच थे और वो रिवायती सरपंच की तरह हरगिज भी दकियानूसी और सख्त मिजाज के नहीं थे, बल्कि वो बहुत ज्यादा नरम मिजाज थे और गांव का हर मसला वो बहुत ही मामला फहमी के साथ हल करते थे। इसी वजह से गांव के तमाम लोग उनकी दिल से बहुत ज्यादा इज्जत किया करते थे और अपने तमाम मसाइल लेकर उनके पास ही आते थे। मेरे वालिद साहब भी कोशिश करते थे कि सबके मसाइल में उनकी मदद की जाए और जिस हद तक मुमकिन हो उस हद तक उनकी जिंदगी को आसान बना दिया जाए। उसी के साथ मेरे वालिद साहब बच्चों की तालीम के हक में भी थे और इसी वजह से उन्होंने अपने पैसों से गांव में एक स्कूल भी बनवाया था, जहां के टीचर्स को वो खुद तनख्वाह दिया करते थे और वहां पर वो गांव के बच्चों को मुफ्त तालीम हासिल करने की सहूलत देते थे। फिर जिस भी बच्चे को आगे तालीम हासिल करनी होती वो इस मामले में भी उसकी मुकम्मल मदद किया करते और ना सिर्फ उसका दाखिला शहर के कॉलेज में करवाते, बल्कि उसकी रिहाइश के इंतज़ाम और इसके अखराजात का भी कुछ न कुछ इंतज़ाम करने में उसकी मदद करते थे। इन तमाम खूबियों की वजह से गांव के बहुत से लोग मेरे बाबा की हर बात मान लिया करते और हम सबकी बहुत इज्जत करते थे। मेरे बाबा जब दूसरों के बच्चों की तालीम पर इतनी तवज्जो देते थे तो वो अपने बच्चों की तालीम पर तो उससे भी ज़्यादा तवज्जो देते और इसी वजह से उन्होंने हम सब बहन भाइयों को आला तालीम दिलवाई थी। हम सब ने भी गांव में मौजूद स्कूल से ही अपनी तालीम का आगाज़ किया था, क्योंकि बाबा ये हरगिज़ नहीं चाहते थे कि बाकी तमाम लोगों को ये लगे कि बाबा उनके बच्चों को तो गांव में मौजूद स्कूल में पढ़ाते हैं
जबकि अपने बच्चों को उन्होंने शहर में मौजूद स्कूल में दाखिल करवाया है। और वैसे भी बाबा के स्कूल का मयार शहर के किसी भी अच्छे स्कूल जितना ही बेहतरीन था, लिहाजा हमें उसी स्कूल में पढ़ाई करने में कोई एतराज़ नहीं था और इसी वजह से हम बाबा के स्कूल में ही तालीम हासिल कर रहे थे। उसके बाद हम सब बहन भाई भी एक एक करके शहर जाकर अपनी आला तालीम के हुसूल में मगन हो गए। मेरे सबसे बड़े भाई ने बिजनेस की डिग्री हासिल करने के बाद बाबा के बिजनेस में उनका हाथ बटाना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरी बहन थी जिसने लेक्चररशिप की डिग्री हासिल की और वो वापस बाबा के स्कूल में आकर बच्चों को जदीद तरीके से पढ़ाने लगी और स्कूल में मौजूद टीचर्स को भी पढ़ाने की नई नई टेक्निक सिखाने लगी। हम सब उसके इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद मेरी तीसरे नंबर की बहन थी जिसने MBBS किया हुआ था और वो शहर में भी जॉब करती थी और गांव में भी बाबा ने एक डिस्पेंसरी का इंतज़ाम कर दिया था जहां पर वो मरीजों को देखती थी। मेरे चौथे नंबर के भाई ने LLB किया था और वो शहर में ही मुस्तकिल रिहाइश पजीर था। अलबत्ता गांव के किसी भी शख्स का कोई कानूनी मसला होता या बाबा को कभी कोई कानूनी मशावरत की ज़रूरत पड़ती तो मेरा भाई गांव आ जाया करता था। मैं उस वक्त कॉलेज में थी और मैंने फ़िलहाल नहीं सोचा था कि मुझे आगे जाकर किस डिग्री की तरफ जाना है और ना ही कभी किसी ने मुझ पर दबाव डाला था। सबका यही ख्याल था कि जैसे मेरे बाकी बहन भाई आला तालीम हासिल कर चुके हैं वैसे ही मैं भी आला तालीम हासिल कर लूँगी, क्योंकि मुझे भी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक़ था और इसीलिए कभी किसी ने मुझ पर दबाव डालने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। उस वक्त मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर के इम्तहान हुए थे और मुझे चंद रोज़ की छुट्टी थी जब मेरे सबसे बड़े भाई की शादी की बातें घर में होना शुरू हो गई। मेरे भाई का रिश्ता मेरी चचाजाद बहन से तय था और मेरी एक बहन का रिश्ता मेरे तायाजाद कज़न से भी तय हुआ था। घर वालों का कहना था कि हमें सिर्फ बड़े भाई की शादी करनी चाहिए, लेकिन ताया की तरफ से भी शादी का दबाव था। लिहाजा ये तय पा गया कि मेरे सबसे बड़े भाई और बहन की शादी एक साथ कर दी जाए। मैं इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैंने आज तक अपने घर में कोई शादी होते नहीं देखी थी और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मेरे भी बहन भाइयों की शादी हो जिसमें मैं नए नए कपड़े बनवाऊं और तैयार होकर घूमूं। लिहाजा मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उनकी शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आ जाएगा कि मैं मुकम्मल तौर पर बदल कर रह जाऊंगी। शादी की तारीख तय होते ही हमारे शहर के चक्कर बढ़ गए थे और हम तकरीबन हर दूसरे दिन ही शहर जाकर खूब ख़रीदारी किया करते थे। चूँकि ख़ानदान की ही बात थी और वैसे भी हमारे गांव में जहेज़ का कुछ ज़्यादा रिवाज नहीं था, लिहाजा हमें अपनी बहन के लिए तो जहेज़ का इंतज़ाम नहीं करना था, लेकिन भाई का कमरा हम असर नौ तामीर करवा रहे थे जिसमें हर एक चीज़ नई इस्तेमाल होनी थी। लिहाजा हम उनका तमाम फर्नीचर भी नया ख़रीद कर लाए थे और उनके कमरे के लिए जदीद आराइश की चीज़ें भी ख़रीद कर लाई गई थीं। हमने अपनी भाभी के लिए बहुत सारे कपड़े ख़रीदे, अपने बहन और भाई की शादी के जोड़े ख़रीदे और हम सब ने अपने अपने लिए भी कपड़े ख़रीदे। हम सब के कपड़े एक से बढ़कर एक थे और वो तमाम मलबूसात को देखकर ही उनके कीमती होने का एहसास होता था। एक बात का ख्याल अम्मी ने ये रखा था कि कहीं भी ऐसा ना हो कि दुल्हन को ये लगे कि मेरे ससुराल वालों ने अपनी बेटियों को बहुत बेहतरीन कपड़े ख़रीद कर दिए हैं और मेरे लिए मामूली से जोड़े ख़रीदे गए हैं। हमारी भाभी के हर कपड़े की कीमत हमारे तमाम कपड़ों से ज़्यादा थी और कोई भी एक जोड़ा मेरी भाभी का ऐसा ना था कि जो देखकर इंसान की आंखें खुली की खुली ना रह जाएं। मुझे आज भी याद है जब हम बारात की सुबह भाभी के बारात के कपड़े और जेवरात लेकर उनके घर गए तो वो इन मलबूसात को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी और उन्होंने कहा था कि उन्हें ये कपड़े बहुत पसंद आए हैं और उनकी तवक्को से बढ़कर ये कपड़े साबित हुए हैं। हमें ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और उसके बाद हम घर आकर तैयार होने लगे ताकि जल्द अज जल्द तैयार होकर शादी में जाया जा सके। हम लोगों ने शादी का इंतज़ाम शहर के एक बहुत बड़े होटल में किया था
और गांव से तमाम लोगों को हम अपने साथ ही लेकर जाने वाले थे। शहर के हॉल में जाकर जब मेरे भाई और भाभी की एंट्री हुई तो सभी उन लोगों को देखकर दंग रह गए, क्योंकि वो बिल्कुल चांद और सूरज की जोड़ी के मानंद चमक रहे थे और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे कि कई लोगों ने आगे बढ़ बढ़कर उनकी बधाई ली थी। दोनों के चेहरों से सच्ची खुशी फूट रही थी, जिसकी वजह से वो दोनों और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। जिस दिन मेरे भाई का वलीमा था उस दिन मेरी बहन की रुखसती तय पाई थी, लेकिन दोनों फंक्शन की टाइमिंग अलग अलग थी। दोपहर के वक्त मेरे भाई का वलीमा था और फिर रात के वक्त मेरी बहन की रुखसती तय पाई थी, ताकि दोनों ही जोड़ों को अपने अपने कीमती दिन का भरपूर तरीके से एहसास हो सके और दोनों को भरपूर तवज्जो हासिल हो सके। हमने उस दिन के दो दो जोड़े बनवाए थे ताकि दोनों फंक्शन की मुनासबत से हम अलग अलग जोड़े पहनकर तैयार हों। और चूंकि हम एक दिन में 2 मरतबा तो गांव से शहर आना जाना नहीं कर सकते थे, लिहाजा हमने उस दिन होटल में बुकिंग करवाई थी ताकि सब गांव से तैयार होकर पहले मेरे भाई का वलीमा अटेंड करते और उसके बाद होटल में जाकर तैयार होते और फिर मेरी बहन की बारात का फंक्शन अटेंड करते। रात में हम गांव वापस आ जाते। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत गैर मामूली और बहुत थका देने वाला था, क्योंकि मैं अपने भारी मलबूसात की आदी हरगिज़ भी नहीं थी, बल्कि मैं घर में बहुत हल्के कपड़े पहनकर घूमा करती थी। लेकिन अब यूं तैयार होना और रोज़ाना इतने सारे लोगों से मिलना जुलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा थकन का बायस बन रहा था। लेकिन साथ ही साथ मुझे इस बात की खुशी भी थी कि मेरे 2 भाई और बहन की शादी एक साथ हो रही है। वैसे भी अब फंक्शंस ख़त्म होने को ही थे और फिर देखते ही देखते भाभी हमारे घर का हिस्सा बनती चली गई और मेरी बहन अपने ससुराल का हिस्सा बनती चली गई। ये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई कि कैसे कल तक जो हमारे घर का हिस्सा थी वो अब हमारे साथ नहीं रहती, और जो लड़की हमारे साथ कभी नहीं रही थी अब वो हमारे लिए कैसे लाजिम व मलजूम हो चुकी थी। उन दोनों की शादी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल देखकर मेरे लिए शादी एक बहुत खूबसूरत रिश्ते की हैसियत इख्तियार कर गई और मुझे लगा कि शादी के बाद हर जोड़ा इसी तरह हंसी खुशी रहता है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि दुनिया में जहाँ अच्छे लोग मौजूद हैं वहाँ बुरे लोग भी मौजूद हैं और सबकी किस्मत में ये नहीं लिखा होता कि वो शादी के बाद भी इसी तरह हंसी खुशी जिंदगी गुजारे। मेरे भाई की शादी के चंद रोज़ बाद ही मेरा कॉलेज शुरू हो चुका था और मैं एक मर्तबा फिर अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई थी। लेकिन चंद ही रोज़ बाद मेरी ताई अपनी एक कज़न के साथ हमारे घर आई और उनका घर आना मेरी ज़िंदगी को जैसे यकसर तब्दील कर गया था। वो दरअसल अपनी कज़न के बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगने आई थी। ताई के कज़न और उनके बेटे ने मुझे शादी के दौरान देखा था और उन दोनों को मैं पसंद आ गई थी। उनका बेटा मुझसे उम्र में 3-4 साल बड़ा था और उन्हें शादी की कोई जल्दी ना थी। हाँ, लेकिन अलबत्ता वो अगले 2-3 साल में शादी करना चाहती थी, जिसका मतलब ये था कि मैं अपनी आला तालीम मुकम्मल तौर पर पूरी ना कर पाती और उससे पहले ही मेरी शादी हो जाती। मेरे घर वालों को इस बात पर एतराज़ था, लेकिन मेरी ताई ने इस बात का यकीन दिलाया कि मेरे ससुराल वाले मेरी तालीम मुकम्मल करवाएंगे और उन्हें मेरी तालीम से कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं होगा। लिहाजा मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए मान गए। मैंने हमेशा से यही सोचा था कि इसी तरह के फैसले माँ बाप ही करते हैं, लिहाजा मैंने किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे उसमें एतराज़ करने की कोई वजह भी नज़र नहीं आई थी। लेकिन अब सोचती हूँ कि काश उस रोज़ अगर मैंने एतराज़ कर लिया होता तो आज ज़िंदगी इतनी मुश्किल ना होती। खैर, रिश्ता तय पा गया और रिश्ता तय होने के 2 माह बाद ही मेरे ससुराल वालों की तरफ से दबाव बढ़ने लगा कि वो कम से कम हमारी मंगनी करना चाहते हैं ताकि इस रिश्ते का सबके सामने ऐलान कर दिया जाए और सबको ये पता चल जाए कि मैं उनके घर की बहू बनूंगी। मेरे घर वाले मंगनी के हक में नहीं थे, क्योंकि उन्होंने मेरे भाई और बहन का रिश्ता काफ़ी वक्त तक तय रहने के बावजूद भी
उनकी मंगनी कभी नहीं की थी, बल्कि डायरेक्ट उनकी शादी की थी। लेकिन अब मेरे ससुराल वालों के बढ़ते दबाव की वजह से मेरी मंगनी का फंक्शन रखा गया और बहुत बड़े पैमाने पर यह फंक्शन मुनक्किद किया गया, जिसमें तमाम गांव वालों को दावत दी गई थी। और चूंकि मेरे ससुराल वाले दूसरे गांव में रहते थे, लिहाजा उनके गांव से भी काफ़ी लोग फंक्शन में शिरकत करने के लिए आए थे, जो हमारे यहाँ रात भी ठहरे थे। मेरे ससुराल में मेरे शौहर के अलावा मेरी सास और मेरी एक नंद थी। मेरे ससुर का इंतकाल हो चुका था। मेरी सास और मेरा मंगेतर मुझसे बहुत अच्छे तरीके से पेश आते रहे, लेकिन मैंने मंगनी वाले दिन भी ये महसूस किया कि जैसे मेरी नंद इस रिश्ते से खुश नहीं है। इससे पहले तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मेरी अपनी नंद से इतनी मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन उस रोज़ उसके चेहरे पर किसी भी किस्म की खुशी जाहिर नहीं हो रही थी। जब मेरे भाई की शादी हुई थी तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी से यहाँ वहाँ फिर रही थी, लेकिन मेरी नंद अपने भाई की मंगनी में एक जगह बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर किसी किस्म की खुशी के आसार ढूंढने से भी नहीं मिल रहे थे। ये बात मेरे लिए बहुत हैरानकुन थी, लेकिन मैंने फ़िलहाल इस बात को नज़रअंदाज करने का फ़ैसला किया, क्योंकि वैसे भी मेरे लिए मेरी सास और मेरे मंगेतर का अच्छा रवैया ही काफ़ी था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि दरअसल उनका अच्छा रवैया सिर्फ और सिर्फ सबके दिल जीतने के लिए है और उनके दिल में मेरे खिलाफ कितना बुग़्ज़ मौजूद है। खैर, मैं मंगनी के बाद एक मर्तबा फिर अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई, लेकिन अब मेरे ससुराल वालों की तवक्कुआत बढ़ती ही जा रही थी। कभी वो ये चाहते कि मैं उनके साथ उनके किसी रिश्तेदार के घर दावत में जाऊं, तो कभी वो हमारे घर आ जाते। कभी मेरे मंगेतर मेरे कॉलेज आ जाते और वो चाहते कि मैं कॉलेज के बाद उनके साथ घूमने जाऊं, तो कभी वो मेरे घर आकर मेरे वालिद से ये इजाज़त चाहते कि मैं उनके साथ बाहर लंच करने या फिर घूमने के लिए जाऊं। मुझे ये सारी बातें ज़ाती तौर पर इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी और मुझे लगता था कि अभी इन तमाम कामों का वक्त नहीं आया, बल्कि इस वक्त हम लोग ऐसे किसी रिश्ते में मौजूद नहीं हैं कि मैं उनके साथ घूमने फिरने जा सकूं। लिहाजा कभी मेरे वालिद उन्हें मना कर देते थे, लेकिन कभी कभी उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मुझे उनके साथ घूमने के लिए जाने का कह दिया जाता। मैं अपने वालिदैन के सामने तो इनकार नहीं कर सकती थी, लिहाजा जब वो मुझे कहते तो मैं अपने मंगेतर के साथ घूमने चली जाती। लेकिन मैं उनके साथ जाकर कभी भी खुशी महसूस नहीं करती थी, बल्कि हमेशा मुझे घर जाने की जल्दी लगी रहती थी। मैं चाहती थी कि ये तमाम घूमना और एक साथ वक्त गुजारना हम शादी के बाद करें, लेकिन मेरे मंगेतर को बहुत ज़्यादा शौक था कि हम लोग हर दूसरे दिन मुलाकात किया करें। बहरहाल, जैसे जैसे मेरे इम्तिहान के दिन करीब आ रहे थे, मैंने अपने मंगेतर को बता दिया था कि अब मैं उनसे इतना नहीं मिल सकूंगी, क्योंकि मुझे अपने पेपर्स की तैयारी करनी है। लेकिन हैरत का पहाड़ तो मेरे सर पर उस वक्त टूटा जब एक रोज़ मेरी सास मेरे घर आई और उनका कहना था कि मेरे सेकेंड ईयर के पेपर होते ही हमारी शादी कर दी जाए। मेरे घर वाले भी यह सुनकर बहुत हैरान हुए, क्योंकि उनका इरादा तो अगले 2-3 साल के बाद शादी करने का था। लेकिन मेरी सास का कहना था कि जब 2-3 साल बाद शादी करनी है तो अभी शादी करने में क्या बुराई है। और अब चूंकि मंगनी भी हो चुकी थी और तमाम लोगों को इस रिश्ते के मुतल्लिक पता चल चुका था, लिहाजा मेरे घर वाले इतनी आसानी से अब मेरे ससुराल वालों को मना भी नहीं कर सकते थे। लिहाजा ये तय पा गया कि मेरे पेपर्स के बाद मेरी शादी कर दी जाएगी। लेकिन मेरे वालिद साहब ने ये शर्त रखी कि शादी के बाद भी वो मुझे तालीम हासिल करने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि ये मेरा शौक भी था और मेरा हक भी था। इस बात पर मेरे ससुराल वाले राज़ी हो गए, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उन्होंने फ़िलहाल इस बात की हामी सिर्फ इसी वजह से भरी है ताकि शादी हो जाए, और वो जानते हैं कि शादी के बाद तो मेरे घर वाले उनकी बात मानने पर और ज़्यादा मजबूर हो जाएंगे। लिहाजा तब वो अपना असल रूप हम सबके सामने लाना चाहते थे। लेकिन इस वक्त मैं इस बात से अनजान थी
اور یہی لا علمی میری زندگی کی مشکلات میں اضافہ کرنے کا باعث بننے والی تھی۔ آخر یہ طے پایا کہ میری شادی میرے امتحانات کے 1 ماہ بعد کی جائے گی۔ میں ہرگز اس فیصلے سے خوش نہیں تھی، لیکن اب میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، البتہ مجھے اس بات کا اطمینان ضرور تھا کہ میں اگلے گھر جا کر بھی اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکوں گی، اور اسی وجہ سے میں مختلف یونیورسٹیز اور ڈگریز کے متعلق ریسرچ بھی کر رہی تھی، تاکہ اپنا ذہن بنا سکوں کہ مجھے پیپرز کے بعد کس فیلڈ میں داخلہ لینا ہے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ تمام تر باتیں میری خام خیالی ثابت ہوں گی، اور میں اپنے خوابوں کی تعبیر نہیں پا سکوں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے امتحانات ختم ہوتے چلے گئے اور میری شادی کے دن سر پر آن پہنچے۔ میری والدہ نے تو 2 ماہ سے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، لیکن میں نے اب جا کر اپنی شادی کی تیاریوں میں حصہ لینا شروع کیا تھا، کیونکہ میں ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی کہ شادی کی تیاریوں کی وجہ سے میرے امتحانات کی تیاری میں کسی قسم کا کوئی فرق آئے۔ میں اپنے امتحانات کے بہترین نتائج حاصل کر کے شہر کی اچھی یونی میں داخلہ لینا چاہتی تھی۔ خیر، میری شادی ہو گئی اور میں پیا دیس سدھار گئی۔ وہاں جا کر پہلی رات ہی میری نند کا روکھا رویہ میں نے محسوس کر لیا تھا۔ میرے شوہر کی کزنز میرے آگے پیچھے ہو رہی تھی اور ہر رسم میں پیش تھی، لیکن میری نند کسی رسم میں آگے نہیں آئی تھی۔ یوں لگ ہی نہیں رہا تھا جیسے یہ اس کے بھائی کی شادی ہو، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی غیر اور اجنبی کی شادی میں اسے زبردستی لا کر بٹھایا گیا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت تو بہت زیادہ ہو رہی تھی، لیکن جس طرح باقی سب اس بات کو نظر انداز کر رہے تھے، میں بھی اسی طرح اس بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا خیال یہ تھا کہ جب کوئی بھی اس متعلق بات نہیں کر رہا اور میرا بھی میری نند کے آگے نہ آنے سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا، تو بلا وجہ مجھے اپنا اور باقی سب کا موڈ خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ البتہ مجھے دل میں ضرور برا لگ رہا تھا کہ میری نند مجھ سے کیوں کھچی رہ رہی ہے، لیکن میں اس وقت اس کے کھنچے رویے کی وجہ نہیں جانتی تھی۔ اگر جانتی ہوتی تو یقیناً میں اس کے اس رویے پر اس کی شکر گزار ہوتی۔ یوں ہی مختلف رسومات کے ساتھ میری شادی انجام پائی اور میں اپنے سسرال چلی گئی۔ وہاں جا کر میری ساس اور شوہر نے تو مجھے گویا ہتھیلی کا چھالا بنا لیا۔ میں اپنے گھر کی بھی لاڈلی تھی، لیکن یہاں یہ دونوں میری زبان سے نکلی ہر بات کو مکمل کرنا خود پر فرض سمجھنے لگے تھے۔ ہاں، البتہ ایک روز ایک ایسی حیرت انگیز بات مجھ سے میری ساس نے کہی جس کی میں ہرگز توقع نہیں کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دوپہر میں اپنے پاس بلایا اور مجھ سے کہنے لگیں کہ دیکھو، ایک عورت کی زندگی میں جب اس کا شوہر آ جائے، اور وہ بھی ایسا قدردان شوہر، تو عورت کو کسی اور بات کی خواہش نہیں رہتی۔ میں جانتی ہوں کہ تم پہلے بہت زیادہ پڑھنا چاہتی تھی، لیکن دیکھو تمہاری شادی تو ہو چکی ہے اور نوکری تم سے ہم کروائیں گے نہیں۔ پھر تمہارا شوہر اتنا اچھا کماتا ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے آخر اس طرح خود کو پڑھائی کے پیچھے ہلکان کرنے کی؟ تمہارے یہ دن عیاشی کے دن ہیں، انہیں خوب مزے سے گزارو اور اپنی فیملی کے متعلق سوچنا شروع کرو۔ یہ سب باتیں میرے لیے انتہائی غیر متوقع تھیں، لیکن میں انہیں جواب دیے بنا وہاں سے اٹھ گئی۔ اس دن میں نے اس متعلق اپنے شوہر سے بات کرنا چاہی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں چاہتا ہوں اب تم گھر پر دھیان دو۔ یہ سن کر میرا دل مزید ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنی والدہ سے مشورہ کیا کہ مجھے یہ بات بابا کو بتا دینی چاہیے، تو میری والدہ نے مجھے سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ اب تمہارے شوہر کی بات ماننا ہی تم پر فرض ہے، اور یوں اپنے شوہر کی شکایت بلا وجہ اپنے باپ کے سامنے کرنے سے تم اپنی ہی عزت کو کم کرو گی۔ امی کی یہ بات سن کر اور ان کا روکھا رویہ دیکھ کر میری ہمت ٹوٹ گئی اور میں ابا سے بات کیے بنا اپنے گھر واپس آ گئی۔ اگلے چند روز بعد میرے امتحان کے نتائج کا اعلان ہو گیا اور میرے اپنے کالج میں سب سے زیادہ نمبرز تھے۔ میرے والد یہ خبر سن کر میرے گھر آئے
और बातों ही बातों में मुझसे आगे की पढ़ाई के मुतालिक पूछने लगे। लेकिन मैंने उन्हें कह दिया कि मैं मज़ीद नहीं पढ़ना चाहती हूँ। मैं जानती थी कि अगर मैं अपने अब्बू के सामने शौहर की इजाज़त का जिक्र करूँगी तो वो मेरे शौहर से खफा होंगे, लिहाजा मैंने खुद पर बात रखकर अब्बू को खुद से खफा होने दिया। अलबत्ता उनके मेरे घर से चले जाने के बाद मैं खूब रोई थी, क्योंकि आज तक वो कभी मुझसे नाराज़ नहीं हुए थे। और अब ना सिर्फ वो मुझसे नाराज़ थे, बल्कि मेरा ख्वाब भी मुझे मेरे हाथों से फिसलता नजर आ रहा था। लेकिन मेरे इस फैसले से मेरे शौहर और मेरी सास मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हो गए और वो पहले से बढ़कर मेरा ख्याल रखने लगे। इसी वजह से मैं अपने गम को आहिस्ता आहिस्ता भुलाने लगी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगी। कुछ अरसा लगा था, लेकिन मेरे वालिद ने भी मेरी बात मान ली थी और मेरे फैसले के साथ समझौता करके वो एक मर्तबा फिर से मेरे साथ नॉर्मल हो गए थे। मैं इस बात से भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरे वालिद एक मर्तबा फिर मुझसे पहले की तरह मोहब्बत करने लगे हैं। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मैंने जिस शख्स की खातिर अपने इतने बड़े ख्वाब को छोड़ा है, वो शख्स आगे चलकर मेरे साथ क्या करने वाला है। मेरी शादी को अभी कुछ अरसा ही हुआ था कि मेरी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी और पूरा दिन मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती रहती। मेरी हालत देखकर मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास ले गई और वहाँ जाकर हमें ये खुशखबरी मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर तो मेरे पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे और अब जो थोड़ा बहुत अफसोस मुझे अपनी डिग्री छोड़ने का था, वो भी दूर हो गया था। आखिरकार मुझे अल्लाह ताला इतनी बड़ी खुशी दे रहे थे। मेरे शौहर और मेरी सास मेरी और ज़्यादा देखभाल करने लगे। ये खबर जब मेरे मैके तक गई तो वो लोग भी बहुत खुश हुए और मेरे मैके वाले मेरे ससुराल आए। वो चाहते थे कि मैं ये नाजुक अरसा अपने मैके में गुजारूं, लेकिन मेरी सास ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि यहाँ हम अपनी बहू का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और हम आप पर किसी किस्म का बोझ नहीं डालना चाहते। मेरी सास की ये बातें सुनकर मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हुआ था कि मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे लोग हैं। अलबत्ता अभी भी मेरी नंद मुझसे बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं किया करती थी। मैं भी अपने काम से काम रखती, लेकिन ये ज़रूर सोचती थी कि आखिर मेरी नंद को मुझसे मसला क्या है कि वो पहले दिन से ही मुझसे इतना कतराती है और अब वो मेरे हामला होने के बावजूद भी मुझसे यूं दूर दूर ही रहती थी। आखिर उसे चलो मुझसे मसला था, लेकिन उसे अपने भाई की औलाद से तो मोहब्बत होनी चाहिए थी। लेकिन वो इस खबर को सुनकर भी ज़्यादा खुश नहीं हुई थी। मैं उन दिनों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगी और बहुत मोहतात रहने लगी थी। मैं बहुत खुश थी कि मेरे घर अल्लाह ताला अपनी रहमत भेजने वाले हैं और मैंने और मेरे शौहर ने अपने होने वाली औलाद के लिए बहुत ज़्यादा ख़रीदारी भी कर ली थी। मेरे शौहर मुझे उन दिनों इतने ज़्यादा खुश नज़र आते थे कि मैंने उन्हें अपनी शादी के बाद के अरसे में कभी भी इतना खुश नहीं देखा था। मैं उन्हें देख देख कर सोचती थी कि हर इंसान को औलाद की ख्वाहिश होती है, लेकिन मेरे शौहर को औलाद का इतना ज़्यादा शौक़ था कि ऐसा लगता था इस वक्त इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश नसीब वही इंसान है जिनकी ये ख्वाहिश पूरी हो रही है। उन्होंने इन दिनों मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करना खुद पर फ़र्ज कर लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं इस पूरे अरसे में किसी भी वजह से कुछ देर के लिए भी उदास हूँ। वो ऑफिस के बाद अपना सारा वक्त मेरे साथ गुजारते और मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल खुद रखते थे। हैरत की बात तो ये थी कि मैंने हमेशा अपनी दोस्तों से सुन रखा था कि अगर शौहर अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे तो ये बात लड़की की सास को बर्दाश्त नहीं होती, पर मेरी सास तो मेरे शौहर से भी ज़्यादा मेरा ख्याल रखती थी। और जब मेरे शौहर ऑफिस में होते थे तो मेरी सास ही मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। उनका बस नहीं चलता था कि वो हर वक्त मुझे कुछ ना कुछ खिलाती पिलाती रहें और कोई काम ना करने दें। हाँ, अलबत्ता मेरी नंद मेरे कमरे में आने से गुरेज ही किया करती थी और मुझे भी उसके ना आने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था।
میری زندگی کے یہ 5 مہینے میں بہت زیادہ خوش رہی تھی کہ اتنا خوش میں شاید اپنی ساری زندگی میں بھی نہیں رہی ہوں گی۔ لیکن ان 5 مہینوں کے اختتام تک میری زندگی نے ایک ایسا موڑ اختیار کیا کہ میں خود کو اس دنیا میں سب سے زیادہ دکھی سمجھنے لگی۔ اچانک ہی ایک دن جب میں سو کر اٹھی تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ میرے شوہر اور میری ساس مجھے اسپتال لے گئے اور وہاں جا کر پتہ چلا کہ میرا حمل ضائع ہو چکا ہے۔ حمل ضائع ہونے کی کوئی وجہ سامنے نہیں آئی، لیکن یہ بات سن کر ہی میں اپنے حواس کھو چکی تھی کہ میرا حمل ضائع ہو گیا ہے اور اب میں ماں نہیں بننے والی ہوں۔ اسی غم میں اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئی۔ میرے میکے والے بھی میرے گھر آئے اور انہوں نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا اور مجھے واپس اپنی زندگی کے معمول پر آنے میں بہت وقت لگا تھا۔ چند ماہ مزید اسی طرح گزر گئے کہ ایک مرتبہ پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے نوازا۔ اس مرتبہ میں پہلے سے بھی زیادہ محتاط تھی اور میرے گھر والے پہلے سے بھی زیادہ خوش تھے، لیکن اس مرتبہ 2 ماہ بعد ہی میرا حمل ضائع ہو گیا۔ اسی طرح میری شادی کو 3 سال گزر گئے اور ان 3 سالوں میں 4 مرتبہ ماں بننے کے احساس سے محروم کر دی گئی۔ اب میں اندر سے بہت بری طرح ٹوٹ چکی تھی اور مجھے ہر وقت بہت زیادہ اداسی اپنے گھیرے میں رکھتی تھی۔ میرے شوہر اور ساس بہت کوشش کرتے تھے کہ میں خوش ہو جاؤں، لیکن مجھے کوئی بھی چیز تھوڑی سی دیر کے لیے بھی خوشی نہیں دیتی تھی۔ اب میرا دل چاہتا تھا کہ میں ہر وقت اللہ سے یہی دعا مانگتی رہوں کہ وہ میری گود ہری کر دے اور میری اولاد مجھے نصیب کر دے، اور میں ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی تھی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی اور میں 5ویں مرتبہ ماں بننے کے رتبے پر فائز ہو گئی۔ اس مرتبہ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی کیونکہ پچھلی 4 مرتبہ کا تجربہ مجھے بہت زیادہ ڈرا رہا تھا۔ مجھے حاملہ ہوئے 4 ماہ گزر چکے تھے کہ ایک روز میری نند میرے کمرے میں آئی۔ اسے میں اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئی کہ میری شادی کے اتنے سال گزر جانے کے باوجود میری نند کبھی بھی میرے کمرے میں نہیں آئی تھی، بلکہ اگر اس نے مجھ سے کچھ بہت زیادہ ضروری بات کرنی بھی ہوتی تو وہ یہ بات کچن میں یا پھر باہر صحن میں کر لیا کرتی تھی۔ وہ کبھی بھی میرے کمرے تک نہیں آتی تھی، اور اب یوں اسے میرے کمرے کے اندر دیکھ کر مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ البتہ وہ میرے کمرے میں آئی تو وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ ادھر ادھر ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کسی سے چھپ رہی ہو۔ اس وقت میرے شوہر گھر پر نہیں تھے۔ وہ میرے کمرے میں آئی اور اس نے مجھے دیکھ کر بس اتنا کہا کہ اگر تم اس مرتبہ اپنے بچے کو بچانا چاہتی ہو تو آج کی رات مت سونا، اور وہ یہ کہہ کر فوراً کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے باہر جاتے ہی میرے ذہن میں بہت سے سوالوں نے جنم لیا تو میں اس کے پیچھے باہر گئی، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے باہر نکلتے ہی میری ساس گھر کے اندر آ گئی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کیونکہ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری ساس اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ البتہ میری ساس کو دیکھ کر میری نند کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہے۔ میں نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا لیکن وہ فوراً اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور میری ساس میری طرف متوجہ ہو گئی اور انہوں نے مجھے کمرے میں جا کر آرام کرنے کے لیے کہا۔ اب میں اپنی نند سے کوئی سوال نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، البتہ اب تجسس کے مارے میں نے یہ ضرور سوچ لیا تھا کہ میں آج کی رات نہیں سوں گی۔ مجھے ویسے بھی بہت ڈر لگ رہا تھا اور میں اپنی اولاد کو ہر حال میں بچانا چاہتی تھی، لیکن یہ بات میں اپنے شوہر سے نہیں کر سکتی تھی، ورنہ میں نہیں جانتی تھی کہ ان کا رد عمل کس طرح کا ہوگا۔ لہٰذا ان کے سامنے میں نے رات میں سونے کا ناٹک کیا اور آنکھیں بند کر کے میں جاگتی رہی۔ مجھے یوں لیٹے لیٹے نہ جانے کتنے پہر گزر گئے کہ اچانک ہی مجھے اپنے کمرے میں کسی قسم کے کھٹکنے کی آواز سنائی دی۔ کھٹکے کی آواز سن کر میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی
और मैंने वो देखा जो मैंने कभी तसव्वुर में भी नहीं सोचा था। मेरे कमरे में उस वक्त मेरी सास मौजूद थी और मेरे शौहर और सास दोनों बहुत हल्की आवाज में हंस रहे थे। मैं उनकी हंसी की वजह नहीं समझ सकी, लिहाजा दोबारा आंखें बंद कर लीं और लेटी रही। तभी मेरी सास से फिर मेरे शौहर ने पूछा, अम्मा, आपने इसे आज खाने में दवा खिला दी थी? उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई कि वो मेरा इतना ख्याल कर रहे हैं कि मेरी दवा के मुतल्लिक अपनी अम्मी से पूछ रहे हैं, और मैं अपनी नंद की बातों में आकर इन दोनों पर शक कर रही हूँ। अभी मैं ये सोचकर शर्मिंदा हो ही रही थी कि मेरे कानों में मेरी सास की आवाज़ गूंजी, जो कह रही थी कि हाँ, मैंने इसको दवा खाने में मिला कर दी थी और कल हमें अस्पताल का एक और चक्कर लगाना पड़ेगा। ये कहकर वो दोनों एक मर्तबा फिर हंसने लगे। मुझे उनकी इस बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन मैं खामोशी के साथ लेटी रही। उसके बाद मेरे शौहर ने एक ऐसा इंकशाफ किया जो मेरे लिए किसी झटके से कम नहीं था। उन्होंने अपनी अम्मी से कहा कि आखिर इसका बाप कब अपनी जायदाद में हिस्से करेगा और इसे इसका हिस्सा मिलेगा जिसके लिए मैंने इससे शादी की है। इतने सालों से मैं उसे इसी जायदाद की वजह से झेल रहा हूं, वरना कब का अपनी पसंद की लड़की से शादी कर चुका होता। लेकिन ना इसका बाप इसे जायदाद में हिस्सा देता है और ना ही मरता है कि खुद ब खुद जायदाद के हिस्से हो जाएं। एक तो इसकी वजह से मुझे अपनी औलाद को भी बार बार कत्ल करना पड़ता है ताकि इससे जायदाद का हिस्सा हथियाने के बाद इसे तलाक दे सकूं और औलाद का तौक भी हमारे गले में मौजूद ना हो। लेकिन ये और इसका बाप है कि जायदाद की बात की तरफ आते ही नहीं। ये बात सुनकर तो मुझे ऐसा शौक लगा कि मैं अचानक से उठकर बैठ गई। वो दोनों भी मुझे देखकर हैरत ज़दा हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैंने उनकी बातें सुनी हैं या नहीं सुनी हैं, लेकिन मेरे उबलते आंसू देखकर उन्हें अंदाज़ा हो गया कि मैंने उनकी बातें सुन ली हैं। इससे पहले कि वो अपनी सफाई में कुछ कहते, मैं फौरन कमरे से बाहर निकल गई और बाहर निकलकर मैं अपनी नंद के कमरे में गई तो मैंने देखा वो भी जाग रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम अपने भाई और अपनी माँ की असलियत से वाकिफ थी? तो वो रोते हुए मेरे गले लग गई और कहने लगी कि मैं पहले दिन से इनकी असलियत से वाकिफ थी और मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी लड़की का घर पैसों की वजह से बर्बाद हो, लेकिन मैं तुम्हें ये सब बता भी नहीं सकती थी और इसीलिए मैं तुमसे शर्मिंदा रहती थी और तुमसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाती थी। लेकिन अब बहुत हो गया, मैं इससे ज़्यादा तुम्हारे साथ जुल्म होता नहीं देख सकती, इसलिए मैंने आज तुम्हें मोहतात कर दिया था, क्योंकि मैंने कल इनकी बातें सुन ली थी कि ये आज रात तुम्हें खाने में कोई दवा मिला कर देने वाले हैं। इसी वजह से मैंने तुम्हारे खाने की प्लेट बदल दी थी और तुम्हें मोहतात भी कर दिया था ताकि तुम इनकी बातें खुद अपने कानों से सुन सको और तुम्हें इनकी असलियत का पता चल जाए। जब उसने मुझे ये सब बताया तो मैं उसकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हुई और उसी वक्त मैंने अपने घर पर फ़ोन करके अपने वालिद साहब को बुलवा लिया। उन्हें यहाँ बुलाकर मैंने उन्हें फौरी तौर पर सारी हकीकत बता दी। वो मुझे और मेरी नंद को अपने साथ घर ले गए। मुझे अपनी नंद को यहाँ इन दोनों के साथ छोड़ के जाना खतरे से खाली नहीं लग रहा था और वो भी मेरे साथ चलने पर राज़ी थी। हम दोनों मेरे मैके चले गए और मेरे वालिद ने मेरी सास और मेरे शौहर पर केस करके उन्हें उनके गुनाहों की सज़ा दिलवाई। मेरे घर पर मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाने लगा। 9 माह मुकम्मल होते ही मैंने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया और मैंने इस बात का फ़ैसला कर लिया कि जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं कभी भी अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी। और मैंने तो अपनी शादी की वजह से अपनी तालीम को मुकम्मल नहीं किया, लेकिन मैं कभी भी अपनी बेटी को किसी रिश्ते की वजह से तालीम छोड़ने पर मजबूर नहीं करूंगी और ना ही इसका रिश्ता इतनी जल्दी किसी ऐसे घर में करूंगी जहां तालीम की कोई अहमियत ना हो। उसके बाद मेरी नंद की शादी मेरे भाई से कर दी गई, जहां वो बहुत हंसी खुशी रहने लगी
اور میرا رشتہ بھی ہمارے خاندان کے ایک معتبر شخص سے کر دیا گیا، جس نے نہ صرف مجھے بلکہ میری بیٹی کو بھی اپنایا، اور اب میں اس شخص کے ساتھ ہنسی خوشی رہتی ہوں۔ لیکن میں سوچتی ہوں کہ میں اپنی نند کو برا سمجھتی تھی، لیکن وہ میرے حق میں کتنی اچھی ثابت ہوئی، اور میں جن لوگوں کو اچھا سمجھتی تھی وہ دراصل کتنے برے لوگ تھے۔ اور واقعی ہم کسی انسان کی اصلیت تب تک نہیں جان سکتے جب تک کہ وہ خود نہ چاہے کہ ہم اس کی اصلیت جان پائیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔